हेलो गाइस, मैं हूं वीरेंद्र कुमार और आप सभी का स्वागत है CBSE 101 पर। स्टूडेंट्स, यहाँ पर मिलने वाले हैं आपको CBSE अपडेटेड न्यूज़। स्टूडेंट्स, अगर यदि आप ज्वाइन करते हो CBSE 101 पर, यहाँ पर कर सकते हो मैथ के क्लासेस, यहाँ पर कर सकते हो आप साइंस के क्लासेस। इसके साथ ही साथ यहाँ पर से जो है आपको बेस्ट क्वालिटी PDF नोट्स मिल जाने वाली हैं। चलिए दोस्तों, आज का टॉपिक को लेकर सीधे हम लोग आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट्स, आज मैं आपको बहुत सारा इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर जो भी क्वेश्चन बनता है उससे बहुत सारा क्वेश्चन मैं आपको कराने वाला हूँ, ठीक है। और ये सारा का सारा क्वेश्चन अगर यदि आप समझ के अच्छे तरह से कर लेते हो तो इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से जो है आपका बहुत ही ज़्यादा कंसेप्ट जो है क्लियर हो जाने वाला है। और जैसे 2021 में जो भी आपका साइंस में क्वेश्चन आएगा इलेक्ट्रिसिटी चैप्टर से, वो छूटने की चांसेस बिल्कुल भी ना के बराबर हो जाएगी। चलिए दोस्तों, हम लोग ठीक है टॉपिक को लेकर सीधे आगे बढ़ते हैं। और क्वेश्चन करने से पहले हम लोग एक बार क्विकली इस चैप्टर का पूरा फॉर्मूला को रिवाइज करेंगे, जो यहाँ मैं लिख रखा हूँ पहले से, और एक एक करके मैं यहाँ बताता हूँ। स्टूडेंट्स, पहला फॉर्मूला हमारा Q इक्वल टू एन ई। सर Q इक्वल टू एन ई, Q क्या है? Q क्या है सर? Q चार्ज है। चार्ज दो तरह का होता है, पॉजिटिव नेगेटिव। पॉजिटिव वाला को प्रोटॉन बोलते हैं, नेगेटिव वाला को इलेक्ट्रॉन बोलेंगे। ओके, एन क्या है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। जी हाँ दोस्तों, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। ई क्या है? चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज, जो जनरली -1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम होता है। ओके, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सर ई का वैल्यू जो है, जब कभी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे तो हम लोग निगेटिव ना लेके पॉजिटिव लेते हुए सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट है V इक्वल टू W/Q। सर V क्या है? पोटेंशियल डिफरेंस, जिसको कॉमन भाषा में आप वोल्टेज भी बोल सकते हो। जी हाँ दोस्तों, V वोल्टेज है, या तो इसको पोटेंशियल डिफरेंस भी बोला जा सकता है। W इज नथिंग बट वर्क डन। Q क्या है? चार्ज है। Q क्या है स्टूडेंट्स? चार्ज है, जो यहाँ पर भी मैं बता रखा हूँ। नेक्स्ट I इक्वल टू Q/T। सर I क्या है? करेंट, जो भी कंडक्टर से होकर फ्लो होती है, ठीक है, वायर से होकर दौड़ती है जो करंट, ठीक है, वही ये करंट है हमारा। सर Q क्या है? चार्ज। T क्या है? टाइम। T टाइम, Q चार्ज, I इज करंट। लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स नेक्स्ट फॉर्मूला। सर R इक्वल टू रो L बाई ए। R इक्वल टू रो L बाई ए। R इज नथिंग बट रेसिस्टेंस। R क्या है? रेसिस्टेंस है। रो क्या है? रेसिस्टिविटी है। L क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। A क्या है? एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। L क्या है? लेंथ ऑफ कंडक्टर, या कोई वायर का लेंथ हो सकता है। A कोई वायर का एरिया हो सकता है स्टूडेंट्स। और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन नहीं आया समझ में? मैं यहाँ बताता हूँ आपको लेंथ, और ये A जो आया है वो क्या होगा। सर मान लेते हैं ये कोई वायर ले रखा है हमने, ठीक है, तो इसका कुछ लेंथ होगा। जी हाँ दोस्तों, इसका कुछ लेंथ होगा जिसको हमने L से डिनोट किया है। और यहाँ जो ये L दिखाई दे रहा है, ये यही है वायर का जो है, या कोई कंडक्टर है उसका लेंथ। सर यहाँ पर जो ये रीजन आपको दिखाई दे रहा है, ये काटते हैं ना, कोई लकड़ी को काटते हैं हम लोग, बड़ा सा टिम्बर काटते हैं, उसको दोनों साइड उसका काटने के बाद सिलेंड्रिकल शेप का लकड़ी ऐसे बनता है, इसको बोलते हैं एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो वायर में भी तो होगा ना एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। जी हाँ दोस्तों, ये वही एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन की बात किया जा रहा है। यहाँ पर जो ये एरिया बन रहा है, यहाँ पर एरिया, उसी को हम लोग बोलेंगे एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। सर नेक्स्ट फॉर्मूला है हमारा R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 प्लस R3। जब बहुत सारा रेसिस्टर को हम लोग सीरीज में कनेक्टेड कर देंगे तो उसका टोटल रेसिस्टेंस, जिसको इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस या तो फिर इफेक्टिव रेसिस्टेंस भी बोला जाता है, वो कैसे निकालेंगे? सीरीज की केस में R1 R2 R3 सबको जोड़ दिया जाता है स्टूडेंट, सम कर दिया जाता है सबका। नेक्स्ट 1/RP, मतलब पैरेलल में। अब जब बहुत सारा रेसिस्टर को हम लोग पैरेलली कनेक्ट करेंगे तो उसका फॉर्मूला बनता है 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। ओके, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं। सर H इक्वल टू क्या है? VIT। H क्या है? हीट, जो एनर्जी का एक फॉर्म है, यानी कि एनर्जी बराबर क्या है स्टूडेंट्स? VIT। V इज नथिंग बट पोटेंशियल डिफरेंस, I इज नथिंग बट करंट, एंड T इज नथिंग बट टाइम। नेक्स्ट H इक्वल टू I² RT। सर H क्या है? हीट एनर्जी है, जिसको हम लोग, ठीक है, H से डिनोट कर रहे हैं, I² RT होता है। सर ये आया कैसे? यहाँ पर ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V को हम लोग IR से रिप्लेस कर दिए, तो एक I पहले से था और हमारा क्या हो गया? IR उससे इनटू होकर के I² RT हो गया है। H इक्वल टू V² अपॉन R इंटू टी भी होता है स्टूडेंट्स,
जी हाँ दोस्तों, हीट एनर्जी का ये भी फॉर्मूला है और सारा का सारा ओम्स लॉ का यूज करके यहाँ पर लाया जा रहा है सबको। H इक्वल टू वी इंटू क्यू भी होता है। नेक्स्ट पावर इक्वल टू डब्ल्यू बाई क्यू होता है। पावर इक्वल टू आई स्क्वायर आर भी होता है। P मीन्स पावर। P इक्वल टू वी आई भी होता है स्टूडेंट्स, ये छूट गया है जिसको मैं यहाँ नीचे लिख दिया हूँ। P इक्वल टू क्या होता है, वी आई। P इक्वल टू वी स्क्वायर अपॉन आर भी होता है। और एक लास्ट और बहुत ही इस चैप्टर का इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है, ये लो है सर, कौन सा लो, ओम्स लो, जिसके अकॉर्डिंग एक फॉर्मूला बनता हमारा, वो है V इक्वल टू आई आर। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग। V इक्वल टू क्या, आई आर। सर V वोल्टेज है, I क्या है, करंट है, R क्या है, रेसिस्टेंस है। रेसिस्टेंस क्या होता है सर, प्रॉपर्टी, कोई भी कंडक्टर का प्रॉपर्टी, ठीक है, जो क्या करता है, करंट को फ्लो होने से रेसिस्ट करता है, ठीक है, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, रेसिस्टेंस बोलते हैं। तो यहाँ से उम्मीद है सारा फॉर्मूला आप याद कर लोगे अच्छी तरह से। अब हम लोग चलते हैं, सारा क्वेश्चन को सोल्व करते हैं एक-एक करके। सर पहला क्वेश्चन है, इससे पहले मैं इसको इरेज करता हूँ। सर आप देख सकते हो हमारा पहला क्वेश्चन है, क्या है, पहला क्वेश्चन है हमारा, ठीक है, फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सर हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फाइंड करना है। फाइंड द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इन 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज, ठीक है। सर 1 कूलम्ब ऑफ चार्ज में हमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फाइंड करना है। कितना कूलम्ब, 1 कूलम्ब, ठीक है। हमें क्या दे रखा है सर, अगर गिवन की बात किया जाए तो चार्ज दे रखा है अपने को, Q इक्वल टू क्या है, 1 कूलम्ब। ओके सर, चार्ज का वैल्यू कितना है, 1 कूलम्ब। 1 कूलम्ब चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा, आपको यहाँ से बोला जा सकता है 2 कूलम्ब चार्ज में कितना नंबर, 10 कूलम्ब चार्ज में कितना नंबर, सबके लिए एक ही क्राइटेरिया है, एक ही रूल है स्टूडेंट्स। पहले आप लिखो Q बराबर, ठीक है, क्या है, 1 कूलम्ब। अपने को E का वैल्यू पता है, 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम्ब लेना है। वैसे चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन -1.6 होता है, ठीक है, इंटू 10 टू द पावर -19 कूलम्ब। बट इन केस ऑफ सॉल्विंग द न्यूमेरिकल्स वी हैव टू टेक द पॉजिटिव वैल्यू ऑफ इलेक्ट्रॉन, चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। ओके, बढ़िया, आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स हम लोग, ठीक है। और हमें क्या निकालना सर, n इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन निकालना है। मुझे बताओ, सबसे पहले एक फॉर्मूला मैं बताया अभी तुरंत, Q इक्वल टू एन ई। सर हमें क्या निकालना है, n को रहने देते हैं इधर, E इंटू में इधर आके डिवाइड में, दैट मीन्स Q अपॉन E, विच इम्प्लाइज n बराबर सर हमारा क्या आया है, Q बाई E। सर मुझे बताओ Q का वैल्यू कितना है, 1 कूलम। ओके, I के E का वैल्यू कितना है, 1.6 इंटू 10 का पावर -19 कूलम। कूलम से कूलम कट जाएगा और यहाँ पर हम लोग देख रहे हैं स्टूडेंट्स, पॉइंट हटा देते हैं, एक डिजिट इधर बाहर जंप करा देते हैं, तो ऊपर एक जीरो लगेगा और नीचे 16 हो जाएगा सर, इंटू 10 का पावर नीचे माइनस में है सर, इसको ऊपर ले जाते हैं और 10 का पावर +19 कर देते हैं। स्टूडेंट्स आप देख रहे हो ये छोटा है और ये बड़ा है, ठीक है, तो क्या करते हैं, इसको बड़ा करते हैं ताकि डिवाइड करने में हमें इजी हो, तो एक 10 को निकाल के यहाँ दे देते हैं। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, एक 10 को यहाँ से यहाँ निकाल देते हैं और दे देते हैं अगर यदि, तो ये 100 हो जाएगा और नीचे 16 हो जाएगा, इनटू आफ्टर टेकिंग 1 10 फ्रॉम हेयर 10 टू द पावर 19, यहाँ से एक 10 लेने के बाद क्या बचा सर, 10 का पावर 18 ही तो बचा। अब इसको डिवाइड कर देंगे स्टूडेंट्स साइड में इस तरह से, 16 से डिवाइड करना है सर किसको, 100 को। 16 6 जा 96 होता है स्टूडेंट्स, ठीक है, और हमारा कितना बच रहा है, रिमाइंडर देख रहे हो 4 बच रहा है। ओके, अब 16 के टेबल में 4 तो आता नहीं है, पॉइंट डालेंगे एक जीरो, सर क्या हो जाएगा 2 बार में 16 2 जा 32 होगा स्टूडेंट्स, क्या बचा 8 बचा, पॉइंट दिया हुआ है यहाँ जीरो बच गया, एक जीरो उतार सकते हैं। अब क्या करेंगे, 5 बार में 80 आता है तो 16 5 सर 80। ओके, रिमाइंडर वी आर गोइंग टू गेट द जीरो एंड फाइनली आफ्टर डिवाइडिंग दिस व्हाट वी हैव गॉट स्टूडेंट्स, वी हैव गॉट 6.25 इंटू 10 टू द पावर 18। ओके, बढ़िया स्टूडेंट्स, मुझे बताओ ये क्या है सर, ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन है। 1 कूलम चार्ज में कितने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होते हैं सर, इतनी। सर रटना नहीं है आपको, हो सकता है आपको 10 कूलम चार्ज बराबर कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन बोलेगा, है ना, क्वेश्चन में क्या देगा आपको, 10 कूलम चार्ज बराबर, या ये ना देके आपको बोलेगा 5 माइक्रो कूलम चार्ज में कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन होगा। ओके सर, क्या ये माइक्रो का सिंबल है, माइक्रो कूलम बोला जा सकता है। सर आपको ये याद रखना, पहले माइक्रो कूलम को आपको कूलम में कन्वर्ट करने को आना चाहिए। क्या कर देंगे, 5 इंटू 10 का पावर -6 कूलम, ये आपका चार्ज कन्वर्ट हो गया है कूलम में, SI यूनिट में कन्वर्ट हो चुका है, ठीक है। माइक्रो कूलम में अगर दिया हुआ रहे तो सबसे पहले हम लोग कूलम में कन्वर्ट करेंगे, हो सकता है यहाँ कूलम की जगह आपको, ठीक है, 1 माइक्रो कूलम दिया हुआ रहता, तो आराम से अब हम लोग इस पर
क्यू का वैल्यू इसको लेके सोल्व करेंगे स्टूडेंट्स, ठीक है। क्यों इतना क्यों हो गया स्टूडेंट्स, क्योंकि 1 माइक्रो कूलम में 10 का पावर -6 कूलम होता है। आपको चीज़ें याद रखना है सर, 1 माइक्रो कूलम बराबर 10 का पावर क्या होता है -6 कूलम। यहाँ पर यह भी बात याद रखना है कि 1 नैनो कूलम बराबर 10 का पावर -9 कूलम होता हो, कि ये भी आपको याद रखना हो सकता है, नैनो कूलम में भी दे दे, ठीक है। न्यूमेरिकल्स अगर आता है इस टॉपिक से तो उम्मीद है बन जाएगा। चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग आगे बढ़ते हैं, और आप देख सकते हो हमारा अगला क्वेश्चन जो है 2 है। डिफाइन बोला है, डिफाइन करने को सर हमें किसको डिफाइन करना है, हमें 1 वोल्ट को ही तो डिफाइन करना है ना। ओके तो स्टूडेंट्स मुझे बताओ, अगर यदि क्वेश्चन 2 का डिफिनेशन की बात किया जाए 1 वोल्ट, ठीक है सर, ये 1 ठीक है एक नंबर है, ठीक है, ये मैग्नीट्यूड है और ये इसका यूनिट है। वोल्ट क्या है, यूनिट है सर, किसका यूनिट है, पोटेंशियल डिफरेंस का यूनिट है स्टूडेंट्स। इससे पहले आपको ये पता होना चाहिए कि पोटेंशियल डिफरेंस किसको कहते हैं। V इक्वल टू होता है आपका W/Q होता है स्टूडेंट्स, V इक्वल टू क्या होता है W/Q। वोल्टेज इसको हम लोग कॉमन लैंग्वेज में वोल्टेज भी बोल सकते हैं, V मीन्स वोल्टेज, या तो फिर पोटेंशियल डिफरेंस भी बोला जा सकता है, ठीक है। तो सर मुझे बताइए V का वैल्यू 1 कब होगा, और इसी वोल्टेज को या पोटेंशियल डिफरेंस को वोल्ट में मेजर करते हैं, तो ये 1 वोल्ट आएगा कब सर, जब W का वैल्यू 1 लेंगे और Q का भी वैल्यू 1 ले लेंगे, और आपको मैं बता दूं वर्क डन को जूल में मेजर किया जाता है और चार्ज को कूलम में। तो मुझे बताओ यहाँ से, ठीक है, यहाँ से हम लोग 1 वोल्ट को, आप मुझे बताओ जब इसको सोल्व करेंगे तो ये हमारा 1 वोल्ट के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा, आएगा सर बिल्कुल, ये हमारा 1 वोल्ट के इक्वल आएगा। तो यहाँ से हम लोग डिफाइन कर सकते हैं 1 वोल्ट को, ठीक है। 1 वोल्ट क्या है, 1 वोल्ट, ठीक है, ठीक है, व्हेन 1 जूल वर्क इज डन to take 1 coulomb of charge from one point to another point। मान लेते हैं ये एक पॉइंट है और ये एक पॉइंट है सर, यहां से यहां ले जाने में, यहां से यहां ले जाने में, ठीक है, 1 कूलम्ब चार्ज को यहां से यहां ले जाने में जब 1 जूल वर्क डन करना पड़ रहा हो तो उसको बोलते हैं 1 वोल्ट। यानी कि 1 वोल्ट का डिफिनेशन आप लिख सकते हो एग्जाम में, व्हेन 1 जूल वर्क इज डन टू टेक 1 coulomb of charge from one point to another point, then this is called 1 volt। When 1 joule work is done to take the 1 coulomb of charge from one point to another point, then this is called 1 volt। ओके 1 वोल्ट की जगह में आपको 1 ओम बोला जा सकता है स्टूडेंट्स, 1 एम्पियर भी आ सकता है आपका एग्जाम में, ठीक है। तो ये सारा चीज़ें आपको कर लेना है। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट टॉपिक की ओर, ठीक है। और टॉपिक क्या, क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या है, पावर ऑफ लैंप इज, ठीक है सर, कितना वाट दे रखा है, 60 वाट। कोई एक लैंप है, लैंप मीन्स कोई बल्ब होगा जिसका पावर दे रखा है 60 वाट। ओके सर, हमें थर्ड क्वेश्चन की अगर ये बात करें, ये न्यूमेरिकल से आप देख रहे हो, ठीक है सर, हमें क्या दे रखा है, पावर P इक्वल टू कितना, 60 वाट। सर कैसे पता चला अपने को कि पावर दे रखा है, सर पावर का यूनिट वाट होता है, W होता है, W में मेजर करते हैं, वाट में मेजर करते हैं, जिसके कारण हमें पता चला कि वो पावर दे रखा है। ओके नेक्स्ट क्या है सर, टाइम दे रखा है। ओके T इक्वल टू कितना है सर, 1 सेकेंड। हमें क्या बोला है, हमें बोला है एनर्जी निकालने को, ठीक है, एनर्जी इक्वल टू क्वेश्चन मार्क, एनर्जी इक्वल टू क्या, क्वेश्चन मार्क। सर मुझे बताओ, ठीक है, ये क्वेश्चन को अच्छी तरह से आप पहले तो समझो, ठीक है। ये क्वेश्चन बोल क्या रहा है, कोई एक लैंप है, मान लेते हैं ये एक बल्ब है, ठीक है स्टूडेंट्स, ये एक बल्ब है जो कितना वाट का है सर, इसका रेटिंग है 60 वाट। ओके ये एक बल्ब है और इसका रेटिंग कितना है, 60 वाट है, ठीक है, इसका पावर कितना है, 60 वाट है। अब हमें ये पूछा है कि जब इसे करंट पास हो रहा होगा, ठीक है, तो 1 सेकंड में अगर ये 60 वाट का बल्ब है तो कितना एनर्जी कंज्यूम करेगा, कितना एनर्जी का खर्च होगा। सर कौन सा एनर्जी, ठीक है, आप इससे इलेक्ट्रिक एनर्जी पास कर रहे हो, ठीक है, तो वो इलेक्ट्रिक एनर्जी हीट में कन्वर्ट होगा, जब बल्ब जलेगी तो हीट एनर्जी में कन्वर्ट होगा। ओके एनर्जी का हमेशा कन्वर्जन होता है स्टूडेंट्स, 1 फॉर्म टू दूसरे फॉर्म में, ठीक है। जब ये बल्ब जलेगी तो वो जो इलेक्ट्रिक एनर्जी ये ले रहा होगा वो कन्वर्ट होगा आपका हीट एनर्जी में, ठीक है। तो यहाँ पर बोला है कि एनर्जी का जो कंज्यूम है, खर्च है, वो कितना होगा 1 सेकंड में, हमें बोला है, ठीक है। तो यहाँ से एक फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए स्टूडेंट्स, एनर्जी इज इक्वल टू क्या होता है, VIT होता है। यहाँ पर मैं आपको बता रखा हूँ, यहाँ पर से लिखा भी हुआ भी आप देख सकते हैं, H इक्वल टू VIT। H क्या है, एनर्जी। सर कैसा एनर्जी, हीट एनर्जी, ठीक है, क्योंकि इसमें हीट एनर्जी में ही तो ये कन्वर्ट हो रहा है ना इलेक्ट्रिकल एनर्जी। सर यानी कि H इक्वल टू हमारा यहाँ से क्या आने वाला है, VI का मतलब होता है P, जस्ट हियर वी हैव रिटन P इक्वल टू VI, V इंटू I, वोल्टेज इंटू करंट, ठीक है, इंटू क्या है स्टूडेंट्स, T है टाइम। अब मुझे पता है सर, मुझे पता है पावर कितना है 60 वाट और टाइम भी पता है कितना 1 सेकेंड, यानी कि हमारा हीट एनर्जी जो है
ठीक है, वो यहाँ से आने वाला है 60 जूल। एनर्जी को जूल में मेजर करते हैं स्टूडेंट्स। मैं आपको बता दूं, एनर्जी को जूल में मेजर किया जाता है, वर्क डन को भी जूल में मेजर किया जाता है। ओके, यानी कि वर्क डन भी एनर्जी के इक्वल होता है, ये भी आपको याद रखना है। ओके, वर्क डन भी एनर्जी के इक्वल होता है। तो स्टूडेंट्स यहाँ से 60 जूल आया, इसका मतलब 1 सेकेंड में 60 जूल एनर्जी का खर्च हो रहा होगा। 1 सेकेंड में 60 जूल एनर्जी का खर्च हो रहा होगा जब कभी ये बल्ब से होकर करंट पास हो रही होगी। ठीक है, यहाँ से हमारा सॉल्यूशन हो चुका है स्टूडेंट्स। ठीक है, आप इसका आंसर ठीक है समझ में आ गया होगा, उम्मीद है अच्छी तरह से आपको समझ में आ गया है। अच्छा, यहाँ 60 वाट की जगह मैं आपको 100 वाट देता तो क्या करते हैं, यहाँ 100 लिख देते हैं, टाइम यही रहता। आप इस तरह से घर में भी निकाल सकते हैं स्टूडेंट्स, घर का भी। ये तो 1 सेकेंड का है, आपके घर में 24 आवर्स होता है ना टोटल्स, ठीक है, सभी के लिए 24 आवर्स होते हैं। उसमें से आप देखोगे कि आपके घर में कोई बल्ब है वो कितने आवर्स जल रहा है, उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पर निकाल सकते हो। सर टाइम आप ले लोगे और एनर्जी का कंजप्शन आप निकाल सकते हो कि कितना जूल एनर्जी वो कंज्यूम कर रहा है, इतना समय में कितना जूल एनर्जी का लॉस हो रहा होगा वहाँ से, ठीक है, खर्च हो रहा होगा जब वो बल्ब जल रही होगी। तो सिर्फ बल्ब ही नहीं, कोई भी इलेक्ट्रिक गैजेट्स, कोई भी इलेक्ट्रिक डिवाइसेस से आप कनेक्ट करके इस तरह की चीज़ों को आप सोल्व कर सकते हो। बढ़ते हैं स्टूडेंट्स हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है सर, क्वेश्चन नंबर 4 क्या है? वाई डू वी यूज कॉपर एंड एल्युमिनियम वायर फॉर ट्रांसमिशन ऑफ, है ना, करंट। सर जब कभी करंट का ट्रांसमिशन होता है ना, आपके घर तक पहुंचता है ना करंट, इलेक्ट्रिक करंट ऐसे थोड़ा ना पहुंच जाता है उड़ के, ठीक है सर, वो वायर के थ्रू ही तो आता है। तो वो वायर आप देखोगे या तो कॉपर होता है या तो एल्युमिनियम होता है, या तो कॉपर या तो एल्युमिनियम। सर इसका रीजन क्या है कि कॉपर एल्युमिनियम ही क्यों दिखाई देता है, क्यों यूज किया जाता है? ठीक है, या तो आपके घर में भी लगा हुआ है ना स्टूडेंट, तो वहाँ जनरली कॉपर और एल्युमिनियम ही होते हैं। रीजन क्या है? ड्यू टू लो रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी। ओके ठीक है स्टूडेंट्स, क्या होता है उसका? बहुत ही लो रेसिस्टिविटी होता है। ठीक है, रेसिस्टिविटी क्या है? एक तरह का रेसिस्टेंस है। अब रेसिस्टेंस का काम क्या है? करंट के फ्लो होने को रोकना, रेसिस्ट करना, विरोध करना। तो रेसिस्टिविटी भी तो विरोध करेगा ना, अपोज करेगा ना। अब रेसिस्टिविटी जिसका क्या होगा? कम होगा, उससे होकर अच्छा करंट फ्लो करेगी ना। तो ये सब का रेसिस्टिविटी कम होता है, यानी कि इससे करंट अच्छा फ्लो होगा। एंड दैट इज द रीजन कॉपर एंड एल्युमिनियम वायर mainly used for the transmission of electric current। ओके बढ़िया, आगे बढ़ते हैं हम लोग। सर क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला जा रहा है? स्टेट विच हैज हायर रेजिस्टेंस 50 वाट और 20 वाट लैंप, हाउ मेनी टाइम्स। ये भी बोला है, हमें बोला है सर सिर्फ अभी पावर दे रखा है, 2 बल्ब है ना सर, क्या किया है? 2 बल्ब दे रखा है हमें, और हमें बोला है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगर यदि 5 की बात करें, 2 लैंप है, इलेक्ट्रिक लैंप है। सर मान लेते हैं, सर ड्रॉ कर लेते हैं, ठीक है, 2 इलेक्ट्रिक लैंप है हमारा, ठीक है, 2 इलेक्ट्रिक क्या है? लैंप है स्टूडेंट्स, ठीक है। ये इसका जो रेटिंग है वो 50 वाट है। ओके, और इस बल्ब का जो रेटिंग है स्टूडेंट्स, ठीक है, इस बल्ब का मान लेते हैं जो रेटिंग है, ठीक है, इस बल्ब का जो रेटिंग है सर वो है हमारा 25 वाट, 25 वाट है। सर मान लेते हैं इसका रेसिस्टेंस को R1, इसका रेसिस्टेंस को R2, और हमें यहाँ बोला क्या है स्टूडेंट्स, आप देखोगे, ठीक है, हमें यहाँ बोला है कि किसका रेसिस्टेंस है ना हाइयर है, ज़्यादा है, R1 है ज़्यादा कि R2 है। सर बल्ब 1 का R1 मान रखे हैं, और ये जो बल्ब है हमारा 25 वाट वाला, इसको हमने मान रखा है क्या? ठीक है, R2। स्टूडेंट्स यहाँ पर हम लोग बात करते हैं, ठीक है, और कैसे हम लोग जानेंगे कि R1 ज़्यादा हो कि R2? सिर्फ आप देखो एक ही चीज़ें दे रखा, ठीक है, पावर उसका दे रखा। मुझे बताओ P इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है स्टूडेंट्स, P इक्वल टू एक फॉर्मूला होता है। सर क्या होता है? P इक्वल टू फॉर्मूला होता है V स्क्वायर अपॉन क्या होता है स्टूडेंट्स? R होता है। तो यहाँ पर फर्स्ट बल्ब के लिए R1 लिख देता हूँ मैं। ओके, फर्स्ट बल्ब के लिए क्या करता हूँ स्टूडेंट्स? मैं R1 लिख देता हूँ, ठीक है, और इसका पावर को पहला बल्ब है इसलिए P1 से डिनोट कर देते हैं। सर ये बल्ब 1 है और ये बल्ब 2 है। ओके, और इसको हम लोग क्या करते हैं स्टूडेंट्स? इक्वेशन 1 मान लेते हैं। ओके सर सेकेंड बल्ब के लिए, ठीक है ना, यहाँ पावर इक्वल टू फॉर्मूला मैं लिख रखा हूँ, यहाँ पर लिखा हुआ स्टूडेंट्स, ठीक है, कि P इक्वल टू V स्क्वायर अपॉन R होता है। ये फॉर्मूला जस्ट मैं यूज कर रहा हूँ। पहला बल्ब है इसलिए R1, दूसरा P इक्वल टू, ठीक है, P2 इक्वल टू बल्ब 2 है इसलिए P2 इक्वल टू पावर 2 इस बल्ब का क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? V स्क्वायर अपॉन R2 ले लेते हैं, इसका रेजिस्टेंस R2 है, इसको मानते हैं सेकेंड इक्वेशन। सर आप क्या करते हैं? डिवाइड करके देखते हैं दोनों को, है ना, डिवाइड करते हैं इक्वेशन 1 को, ठीक है, 2 से। तो LHS साइड डिवाइडेड होगा P1 अपॉन P2, और RHS का RHS साइड सर V स्क्वायर अपॉन R1 और V स्क्वायर अपॉन क्या? R2। ओके स्टूडेंट्स आप देख रहे हो
LHS को LHS से डिवाइड कर रहे हैं और RHS को RHS से डिवाइड कर रहे हैं। P1 अपॉन P2, V स्क्वायर R1 अपॉन V स्क्वायर R2। ओके, बढ़िया है, आगे बढ़ते हैं हम लोग। जब कभी डिवाइड करेंगे इसको तो आप देखो यहाँ a बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी का टर्म आया, तो मुझे बताओ P1 अपॉन P2। अच्छा, इसका वैल्यू भी पता है, पुट ही कर देते हैं ना, पुट ही कर देते हैं। सर P1 का वैल्यू कितना है 50, मैं पुट कर देता हूँ 50। ओके, P2 का वैल्यू आप देखो, ये पावर 2 है ना, सेकेंड वाले का पावर P2, सर कितना है 25। यहाँ पर आप देखो a बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी का टर्म, जब कभी ऐसे रहे a बाई बी डिवाइडेड बाई सी बाई डी, सर आपको क्या करना है, मेन ये डिवाइड का साइन, इसको सेम टू सेम, a बाई बी सेम टू सेम, नीचे वाला रेसिप्रोकल। ओके सर, ये c बाई डी है ना, तो d बाई सी कर दो आप, d बाई सी। तो यहाँ पर भी कुछ वैसा सिचुएशन क्रिएट हो रहा है स्टूडेंट्स। तो इसको क्या लिखेंगे, ऊपर वाला सेम टू सेम v का स्क्वायर अपॉन R1, नीचे वाला तो रेसिप्रोकल होगा ना, R2 अपॉन क्या v का स्क्वायर। बढ़िया है, काट देते हैं इसको हम लोग, कट गया। सर मुझे बताओ क्या आ रहा है यहाँ से हमारा, अच्छा ये भी कट रहा है ना, 51 सर 50, 52 सर, है ना, सॉरी 25 1 सर 25 एंड 25 2 सर 50। आगे बढ़ते हैं, 2 आया और सर इधर क्या आ गया, ऊपर तो R2 ही बचा ना, और नीचे क्या बचा स्टूडेंट्स, हमारा R1 बचा। ये R1 डिवाइड में उधर ले जाते हैं तो क्या हो जाएगा, 2 टाइम्स ऑफ क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, R1 इज इक्वल टू R2। तो यहां से आप देखो R2 इक्वल टू क्या आ गया है सर, 2 टाइम्स ऑफ क्या आ गया है, मुझे बताओ, है ना R1। और R2 है क्या, बल्ब 2 का रेसिस्टेंस R2 था। और इसका मतलब इसको देख के आपके दिमाग में क्या आ रहा है, सर R2 जो आया है, बल्ब 2 का जो रेसिस्टेंस आया वो ज्यादा आया है किससे, R1 से, कितना टाइम्स ज्यादा आया है, 2 टाइम्स। तो यानी कि इसका आंसर क्लियर हो चुका है। हमें ये भी बोला था पहला क्वेश्चन कि किसका, कौन सा बल्ब का ज्यादा रेसिस्टेंस होगा, तो सर पावर जिस बल्ब का पावर जो है 25 वाट है, उसका रेसिस्टेंस क्या होगा स्टूडेंट्स, ठीक है मुझे बताओ ज्यादा होगा। हाउ मेनी टाइम्स, तो 2 टाइम्स। क्वेश्चन में बोला था हाउ मेनी टाइम्स, तो कितना टाइम्स, 2 टाइम्स। 10 है ना, द बल्ब या इलेक्ट्रिक लैम्प विच हैविंग, है ना, विच हैज पावर 25 वाट हैविंग मोर रेसिस्टेंस एज कंपेयर टू 50 वाट बल्ब और लैम्प, ठीक है। एंड हाउ मेनी टाइम्स मोर, 2 टाइम्स मोर रेसिस्टेंस। ओके, इसका भी क्लियर हो चुका है। हम लोग बढ़ते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और इसको मैं रेस कर देता हूं यहां से। ओके, लेट अस प्रोसीड टुवर्ड्स नेक्स्ट क्वेश्चन। सर हमारा अगला क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन नंबर 6, डिफाइन रेसिस्टिविटी। हमें डिफाइन करना है रेसिस्टिविटी को। एक फॉर्मूला मुझे बताओ, यहां लिख रखा हूं, R इक्वल टू क्या होता है, रो एल बाई ए। आर रेसिस्टेंस, रो रेसिस्टिविटी, इसको हम लोग रेसिस्टिविटी बोलते हैं, एल लेंथ है कंडक्टर का, ए एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन। तो यहां से रो इक्वल टू क्या होगा, आर अपनी जगह पर, सर ए नीचे है, ये इधर आके ऊपर, और ये एल ऊपर है, इधर आके इक्वल टू के इधर आके नीचे, तो रो इक्वल टू ये आ गया है। अब एक बात मुझे बताओ, ये इसके इक्वल कब होगा, ये रो क्या कभी आर के इक्वल हो सकता है, सर बिल्कुल हो सकता है, जब ए को 1 ले ले और लेंथ को भी क्या करें 1 ले लें। आ रहा है कि नहीं आ रहा समझ में, सर जब इसका जो एरिया है ना, उसको भी 1 और लेंथ को भी 1 ले ले, दैट मीन्स दोनों को यूनिटी कर दें, तो ये रो इक्वल टू आप देखोगे 1 बाई 1 1 ही होगा ना, आर के इक्वल आएगा। रो इक्वल टू क्या होगा, आर के इक्वल आएगा। यानी कि रेसिस्टिविटी क्या है, रेसिस्टिविटी इज अ रेसिस्टेंस व्हेन द लेंथ ऑफ कंडक्टर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दैट कंडक्टर इज यूनिटी, देन दैट इज कॉल्ड, ठीक है, रेसिस्टिविटी ऑफ द कंडक्टर, उसको हम लोग बोलेंगे रेसिस्टिविटी। तो रेसिस्टिविटी क्या है स्टूडेंट्स, एक तरह का रेसिस्टेंस है, ठीक है, लेकिन कब वो रेसिस्टेंस कहलाएगा, कोई मटेरियल का या कोई कंडक्टर का, ठीक है, तब वो रेसिस्टिविटी तब वो रेसिस्टेंस कहलाएगा, ठीक है, जब उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन और लेंथ दोनों को यूनिटी कर दें। ओके, आया समझ में, ठीक है। तो यहाँ से इसका डेफिनेशन भी आप ऐसे करके फॉर्मूला के तौर पर बना करके अच्छी तरह से लिख सकते हो, चीज़ों को रटना नहीं है, आराम से समझते चलना है। नेक्स्ट है हमारा क्वेश्चन, ठीक है 7, क्वेश्चन नंबर सर क्या 7 है, और 7 में बोला है नेम द फिजिकल क्वांटिटी, है ना, हुज यूनिट इज जूल पर कूलम। सर मुझे बताओ V इक्वल टू क्या होता है, W बाई क्यू, वर्क डन, W इज नथिंग बट वर्क डन जिसको मेजर करते हैं जूल में, Q इज नथिंग बट कूलम जिसको मेजर करते हैं चार्ज में। यहाँ से जूल ऊपर है, इसका पावर नीचे +1, सर ऊपर जाके क्या हो जाएगा -1 जूल पर कूलम, इसको पढ़ते हैं जूल पर कूलम। अब मुझे बताओ ये किसका यूनिट हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस का। सर किसका यूनिट हुआ, पोटेंशियल डिफरेंस का, जूल पर कूलम, है ना।
ये हो गया हमारा स्टूडेंट्स पोटेंशियल डिफरेंस, पोटेंशियल डिफरेंस। ओके, बढ़िया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। स्टूडेंट्स यहाँ पर इसका आंसर समझ में आ गया होगा उम्मीद है ना। फिजिकल क्वांटिटी का नेम बताना है जिसका यूनिट क्या है, जूल पर कूलम। फिजिक्स में अगर देखा जाए स्टूडेंट्स, ठीक है, बहुत सारा फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है, और जनरली दो तरह के होते हैं, एक वेक्टर फिजिकल क्वांटिटी और दूसरा स्केलर फिजिकल क्वांटिटी, ठीक है। तो ये हमें देखना नहीं है, यहाँ उन्हीं में से जो है पोटेंशियल डिफरेंस होता है ना। फिजिकल क्वांटिटी बहुत सारा, सर स्पीड है, डिस्टेंस है, डिस्प्लेसमेंट है, एक्सेलरेशन है, ये सारा का सारा फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। अब इनमें जो है वेक्टर और स्केलर करके बांट दिया गया है फिजिकल क्वांटिटी को, ठीक है। तो हमें यहाँ उल्टा क्वेश्चन पूछ दिया, यूनिट दे रखा है अभी और पूछ दिया है, ठीक है, कि इसका फिजिकल क्वांटिटी का नियम क्या होगा। ओके, आगे बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, इससे पहले मैं इसको इरेज करता हूँ, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 है हमारा, आप देख सकते हो। सर क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहा है, लेट मी, है ना, रीड द क्वेश्चन नंबर 8। हीटिंग एलिमेंट ऑफ एन इलेक्ट्रिक हीटर इज मेड अप ऑफ एन एलॉय रेदर देन प्योर मेटल, व्हाई। सर हमें बोला है क्वेश्चन, हीटिंग एलिमेंट जो भी लगा होता है ना हीटर वगैरह में, हीटिंग एलिमेंट क्या स्प्रिंग की तरह नहीं लगा होता है, आयरन में लगा हुआ होता है, हीटर में लगा हुआ होता है, उसको जनरली एलॉय से बनाया जाता है। ओके, उसको जनरली एलॉय से बनाया जाता है। सर एलॉय क्या है, दो मेटल को मिला के एक नया मेटल तैयार किया जाता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं एलॉय। लेकिन डिफिनिट प्रोपोर्शन में मिलाया जाता है स्टूडेंट्स, डिफिनिट रेशियो में लेकर के दो मेटल को, दो प्योर मेटल को मिला करके, ठीक है, मिक्सचर बनाया जाता है, ठीक है, और एक नया मेटल बनता है, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एलॉय बोलते हैं। तो जनरली जो हीटिंग एलिमेंट, ठीक है, होता है हीटर में लगा हुआ, उसको एलॉय, मतलब वो एलॉय ही होता है। क्यों, प्योर मेटल क्यों नहीं होता है, क्यों नहीं डाला जाता है? तो इसका दो रीजन है स्टूडेंट्स, ठीक है। पहला, इसका दो रीजन है। पहला तो आप लिख सकते हो, ये क्वेश्चन नंबर 8 का सॉल्यूशन है। पहला आप लिख सकते हो, ठीक है, फर्स्ट इसका आप लिख सकते हो, ठीक है, ड्यू टू हाई रेसिस्टिविटी, है ना, ड्यू टू हाई रेसिस्टिविटी, हाई रेसिस्टिविटी, रेसिस्टिविटी। ओके स्टूडेंट्स, ठीक है, पहला कि एलॉय का रेसिस्टिविटी बहुत ही ज़्यादा हाई होता है। दूसरा आप लिख सकते हो स्टूडेंट्स, ठीक है, दूसरा रीजन आप ये भी दे सकते हो कि एलॉय जो है ऑक्सीजन से रिएक्शन करता नहीं है। इसका मतलब एलॉय जो है वो ऑक्सीडाइज नहीं होता है ना। ये जो एलॉय है ना, वो डू नॉट ऑक्सीडाइज, है ना, डू नॉट ऑक्सीडाइज, है ना, विथ O2, या तो फिर हम लोग सिर्फ ऑक्सीडाइज भी लिख सकते हैं विथ O2। सर ये ऑक्सीजन से रिएक्शन करता नहीं है, जलता नहीं है ऑक्सीजन के कंपैरिजन में, हाई टेम्परेचर पर जो है ना, ठीक है, ये बर्न भी नहीं करता है, यानी कि ऑक्सीडाइज नहीं कर रहा, हम लोग कह सकते हैं। तो यही दो रीजन है जिसके कारण सर हीटिंग एलिमेंट जो है हमारा हीटर पे लगा हुआ, ठीक है, वो जो है जनरली एलॉय का ही यूज किया जाता है, प्योर मेटल नहीं होता है वहाँ पर, ठीक है। चलते हैं स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 9 है हमारा, आप देख सकते हो क्वेश्चन नंबर 9 क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 9, ओके, कुछ ग्राफ वाला है और ये अच्छा क्वेश्चन है। उम्मीद है इस बार का पेपर में आपका जो 2021 है, इस बार का जो पेपर है वहाँ पर ऐसे ग्राफिकल वाला से देखने के लिए क्वेश्चन मिलेगा। तो ग्राफ वाला को आपको ज़्यादा अच्छा तरह से समझ के करना है स्टूडेंट्स, ठीक है। पढ़ते हैं इस क्वेश्चन को। हमें क्या बोला जा रहा है, VI ग्राफ ऑफ 2 वायर्स A एंड B। सर A और B दो वायर्स आप देख रहे हो। भी मतलब एक तरफ वोल्टेज है, I मतलब करंट है, एक तरफ ले लिया गया है ना, फिगर में दिखाया गया है। इफ बोथ वायर्स आर ऑफ द सेम लेंथ। सर दोनों वायर का लंबाई सेम है, L सेम है, ओके, बढ़िया है। नेक्स्ट, एंड सेम थिकनेस, मतलब एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, थिकनेस मतलब क्या, मोटाई सेम है, वो एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सेम है स्टूडेंट्स, ठीक है। हमें बोला है विच वायर हैविंग हाई रेसिस्टिविटी, कौन सा वायर का हाई रेसिस्टिविटी होगा, कौन सा वायर का हाई रेसिस्टिविटी होगा। हमें पूछा है क्वेश्चन में कि किस वायर का रेसिस्टिविटी हाई होगा। स्टूडेंट्स अभी मैं बताया हूँ आपको, रेसिस्टिविटी इज नथिंग बट वन टाइप ऑफ रेसिस्टेंस, एक तरह की ये रेसिस्टेंस ही है, ठीक है। तो हम लोग रेसिस्टेंस निकाल के यहाँ पर वायर का रेसिस्टिविटी बताने की कोशिश करेंगे। दो मेथड है इसका। एक मेथड तो डायरेक्ट आप स्लोप को देख करके, ठीक है, सर मुझे बताओ किसका स्लोप ज़्यादा है, ठीक है, हाई किसका स्लोप है, इसका स्लोप है। अगर यदि इस वायर का स्लोप ज़्यादा है तो रेसिस्टिविटी भी इसी का होगा, जिसका स्लोप ज़्यादा उसका रेसिस्टिविटी ज़्यादा होगा। स्टूडेंट्स यहाँ पर देखना आपको इस एंगल को, ये एंगल बड़ा कि ये एंगल ए जो है ये एक्स एक्सिस के साथ जो एंगल बना रहा है ये बड़ा है, कि इसके द्वारा जो एक्स एक्सिस के साथ एंगल बन रहा है वो बड़ा है। सर ए के साथ जो एंगल बन रहा है वो बड़ा है, यानी कि इसका स्लोप क्या है स्टूडेंट्स, हाई है, ग्रेटर है एज कंपेयर टू द स्लोप ऑफ बी। इसलिए स्टूडेंट्स यहाँ पर जो है हम लोग कह सकते हैं
कि इसका जो रेसिस्टिविटी होगा ज़्यादा होगा। ये हो गया पहला कंसेप्ट, किसको देख के, स्लोप को देख के, जिसका स्लोप जितना ज़्यादा, ठीक है, उसका रेसिस्टिविटी उतना ही ज़्यादा होगा। दूसरा कंसेप्ट ओम्स लॉ का यूज करते हैं हम लोग। सर हमें पता है V इक्वल टू क्या होता है, IR अकॉर्डिंग टू ओम्स लॉ। ओके, ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग V इक्वल टू क्या होता है, IR। सर मुझे बताओ, अगर इसको हम लोग ऐसे कर दें, I तो इनटू में है, इसके साथ उधर ला करके डिवाइड में कर देते हैं, और ये हो गया R। मतलब R निकालते हैं और इसको कनेक्ट करेंगे हम लोग रेसिस्टिविटी से, और हम लोग बताएंगे। अब दो चीज़ें हैं। रेजिस्टेंस आप देखोगे अगर यदि एक्चुअली, तो दो फैक्टर पर यहाँ पर डिपेंड कर रहा है, वोल्टेज और करंट पर। अगर ऐसे हम लोग देखें तो स्टूडेंट्स मुझे बताओ, वोल्टेज ऊपर है तो R एक तरह से बोला जाता है इसका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। अगर वोल्टेज बढ़ता है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। अगर वोल्टेज ज़्यादा है किसी का तो रेजिस्टेंस भी उसका ज़्यादा होगा। अब पहले वोल्टेज को लेकर के यहाँ पर समझते हैं। मुझे बताओ, इधर वोल्टेज ले लिया गया है इस ग्राफ में और इधर करंट ले लिया गया है। सर इधर बढ़ेंगे तो करंट का वैल्यू बढ़ेगा और ऊपर बढ़ेंगे तो वोल्टेज का वैल्यू बढ़ेगा, पोटेंशियल डिफरेंस बढ़ेगा। आप देखो स्टूडेंट्स, किसका वोल्टेज ज़्यादा है। आप इसका ए का एंड पॉइंट ये हो रहा है, तो अगर ऐसे हम लोग ड्रॉ करें तो वोल्टेज जो है कुछ इस पॉइंट पर आ रहा है, ऊपर वोल्टेज है ना। लेकिन इसका वोल्टेज अगर यदि हम लोग डॉट 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 ऐसे इमेजिनरी लाइन ड्रॉ करके पहुंचे यहाँ तक, कम है। वोल्टेज किसका कम है, इसका। वोल्टेज किसका ज़्यादा है, इसका। अब मुझे बताओ, ए का वोल्टेज ज़्यादा है, अब वोल्टेज ज़्यादा तो रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो यहाँ से भी आपका ठीक है आंसर आ रहा है कि वायर ए जो है उसका रेजिस्टेंस ज़्यादा होगा। सर कैसे, वोल्टेज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, वोल्टेज ज़्यादा, दोनों में से वोल्टेज ज़्यादा किसका है, करें ये जो पोटेंशियल डिफरेंस है ना, ज़्यादा किसका है, वायर ए कि वायर बी, वायर ए। सर वायर ए। ओके, नेक्स्ट करंट को देख करके हम लोग अब बता सकते हैं। सर नीचे है करंट, अगर करंट का वैल्यू बढ़ा दें, नीचे है ना मतलब इन्वर्सली प्रोपोर्शनल, अगर करंट का वैल्यू बढ़ा दें तो इसका वैल्यू जो आएगा, रेजिस्टेंस का वैल्यू जो आएगा वो कम होगा, घट जाएगा। और अगर इसका वैल्यू बढ़ा दें, ठीक है, अगर इसका वैल्यू बढ़ा दे, वही बात को मैं बोल रहा हूँ फिर से दोबारा, अगर करंट का वैल्यू बढ़ा दे तो इसका वैल्यू घट जाएगा, और इसका वैल्यू को घटा दे तो इसका वैल्यू बढ़ जाएगा। क्यों, क्योंकि ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, नीचे आ रहा है ये। ठीक है, तो मुझे बताओ दोनों में से करंट किसका ज़्यादा है। सर बी वायर का करंट कुछ यहाँ आ रहा है, ऐसे बढ़ेंगे तब ना करंट बढ़ेगा, ऐसे तो यहाँ आ रहा है इसका करंट। सर यहाँ पर ए है, ए का पॉइंट है, वायर का एंड पॉइंट, ये यहाँ आ रहा है स्टूडेंट्स। अब मुझे बताओ करंट यहाँ से यहाँ तक ज़्यादा है कि पूरा यहाँ से यहाँ तक, यहाँ तक, मतलब ये जो वायर है, बी जो वायर है उसका करंट ज़्यादा है। अब अगर करंट ज़्यादा है बी का तो उसका रेजिस्टेंस क्या होगा, कम। तो फिर ज़्यादा किसका होगा, वायर ए का। आप भी देखो ना, वायर ए का करंट कम है और करंट कम तो रेजिस्टेंस ज़्यादा। तो यहाँ से भी आपका आंसर आता है कि वायर ए का जो है रेसिस्टिविटी ज़्यादा होगा। हम लोग रेजिस्टेंस की हेल्प से रेसिस्टिविटी बता रहे हैं, क्योंकि रेसिस्टिविटी तो एक तरह का रेजिस्टेंस ही है ना, है कि नहीं। अरे बताओ मुझे, रेसिस्टिविटी एक तरह का रेजिस्टेंस है कि नहीं है, सर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग, नेक्स्ट क्वेश्चन है और लास्ट क्वेश्चन है, और ये भी न्यूमेरिकल है हमारा, आप देख सकते हो। अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस 2 ओम हैज़ बीन कनेक्टेड टू अ सोर्स ऑफ 50 वोल्ट। सर एक वायर है जिसका रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम है। हर वायर का कुछ ना कुछ रेजिस्टेंस होगा ही स्टूडेंट्स, ठीक है। और वो दे रखा है अभी अपने को रेजिस्टेंस कितना है, 2 ओम है, और उसको कनेक्ट किया गया है कितना, 50 वोल्ट सोर्स से, ठीक है। आगे बोला है हमें क्वेश्चन में, व्हाट इज द करंट फ्लोइंग थ्रू द वायर। तो वायर से करंट फ्लो होगी, ठीक है, सर्किट अगर कंप्लीट होगा तो वायर से करंट फ्लो होगी। हमें क्या बोला है, तो कितना करंट फ्लो होगा। मुझे बताओ क्वेश्चन नंबर 10 को लेकर के, सर ये 9 था, 9 का सॉल्यूशन था। क्वेश्चन नंबर 10 को लेकर के अगर यदि हम लोग बात करें तो क्वेश्चन नंबर 10 में बोला है हमें, ठीक है सर, क्या दे रखा है, रेजिस्टेंस का वैल्यू दे रखा है, कितना है, 2 ओम है। ओके बढ़िया। सर नेक्स्ट हमें दे रखा है वोल्टेज, पोटेंशियल डिफरेंस भी बोलते हैं वो